हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है एनसीईआरटी रीडिंग का। चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी जो है उसको हम लोग दो शॉर्ट्स में, यानी कि एक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया अपना वीडियो, जिस पर हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन तक देख लिया था। आज हम लोग बाकी जो चीजें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का उसको कवर करने वाले हैं और एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि आपके बोर्ड्स में, आपके नीट के एग्जाम में, दोनों एग्जाम्स में किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अंडरस्टूड और नॉट? तो सो फार, यानी कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस तक आपको एनसीईआरटी से भी समझा दिया था। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी मैंने इस पूरे लेक्चर्स को नोट्स के थ्रू भी समझाया है, एक एक चीज को बारीकी से 30 to 40% मोर देन एनसीईआरटी भी बताया हुआ है और उस पे सारे वीडियोस अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप जाकर बायो बाई विद्दू, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको आप देख सकते हो, है ना। उसको आप देख सकते हो, बायो बाई विद्दू इज द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आप जाकर उसको देख सकते हो। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं oogenesis से, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर बोर्ड्स ऑल्सो। अब यहां देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। मैच्योर फीमेल गैमीट को हम क्या बोल रहे हैं? ओवम। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं, विच इज मार्केटेडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis में और स्पर्मेटोजेनेसिस में भाई अंतर है, दोनों सेम चीज नहीं है। कैसे? स्पर्म बनना तो एक लड़के में कब शुरू होता है? जब प्यूबर्टी हिट करता है। लेकिन ओवम का फॉर्मेशन जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही शुरू हो जाता है। यानी जो कोई फीमेल है, कोई गर्ल है, जब अपने मम्मी के यूट्रस में होती है ना, जब अपने वो मदर के वूम्ब में होती है, मदर के यूट्रस में होती है, उसी समय उसमें ओवम का फॉर्मेशन यानी फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहां पर देखिए लिखा हुआ भी है कि oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन गैमीट मदर सेल, यानी गैमीट बनाने वाला, ओवम को बनाने वाला जो सेल है वो ओवम मदर सेल बोल सकते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है? oogonia। एक ओवरी में कितना oogonia होता है? 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 20 लाख। यस और नो? यस, एक ओवरी के अंदर की बात हो रही है। आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। और उसके बाद का लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बोल रहे हैं एनसीईआरटी की नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। यानी कि बर्थ के बाद कोई भी नया oogonia ना ही बनेगा, ना ही क्या होगा? ऐड होगा, है ना। यानी कि जितना oogonia बनना था और ऐड होना था वो बर्थ से पहले हो चुका। बर्थ के बाद क्या होने लगता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स आगे मैं आपको बताऊंगी क्या है ना, वो ज्यादातर डीजेनरेट होने लगते हैं। उस प्रोसेस को जब फॉलिकल्स डीजेनरेट करते हैं उसको बोलते हैं हम फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया का मतलब होता है डीजेनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स। अंडरस्टूड और नॉट? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया का मतलब होगा डीजेनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स। जब फॉलिकल्स क्या होने लगेंगे? डीजेनरेट होने लगेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन। ये जो सेल्स हैं यानी कि जो oogonia है, ये डिवीजन स्टार्ट करेंगे। कौन सा डिवीजन स्टार्ट करेंगे? शुरू शुरू में माइटोसिस एंड एंटर इनटू प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि जो oogonia है, ठीक है, oogonia जो है, 1 सेकेंड, जिससे थोड़ा सा मैं पतला बोल लेती हूँ ताकि थोड़ा जगह हमारा बचे। देखो जो oogonia है ना, उसमें पहले होगा माइटोसिस। क्या होगा पहले? माइटोसिस होगा। माइटोसिस और उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन भी होगा, यानी कुछ oogonia जो है उनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? और oogonia जो है वो बड़े हो जाएंगे, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे? अब प्राइमरी oocyte। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले क्या हुआ कि oogonia में माइटोसिस हुआ और कुछ जिसकी वजह से साइज बढ़ा, और ये सॉरी नंबर बढ़ा, माइटोसिस से नंबर बढ़ा, और फिर कुछ oogonia डिफरेंशिएट कर गए। डिफरेंशिएट कर गए तो क्या हुआ? आपका प्राइमरी oocyte बना, है ना। जो oogonia है और प्राइमरी oocyte है वो सेम चीज है। oogonia में माइटोसिस हुआ और डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बना? प्राइमरी oocyte बना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस प्राइमरी oocyte में क्या होता है, जो ओवरी के कॉर्टेक्स है उसके कुछ सेल्स आकर चिपक जाते हैं।
कौन से सेल्स आकर चिपक जाते हैं? ये जो जो सेल्स मैं अभी बना रही हूँ इसको ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। और जब प्राइमरी oocyte के साथ ग्रैनुलोसा सेल आप आपस में आकर चिपकेंगे तब उस स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल हम बोल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओगोनिया जो है उसमें माइटोसिस शुरू हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ और जितने ओगोनिया थे वो क्या बन गए? प्राइमरी oocyte बन गए। समझ में आ रहा है? प्राइमरी oocyte के बाहर जो है कुछ सेल्स आकर चिपक गए जिसको हम बोल रहे हैं ग्रैनुलोसा सेल और जो स्ट्रक्चर बना ये है प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी oocyte में शुरू होगा मियोसिस 1। क्या शुरू होगा प्राइमरी oocyte में? मियोसिस 1। कब शुरू होगा मियोसिस 1? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही। लेकिन क्या ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो पाएगा? नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये अरेस्ट हो जाएगा। कहाँ अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 1? तो ये अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, है ना? प्रोफेज 1 में कई स्टेजेस होते हैं। यस, उसमें जो डिप्लोटीन स्टेज होता है प्रोफेज 1 का मियोसिस 1 के, उसमें जो आपका क्या है प्राइमरी oocyte वो अरेस्ट हो जाता है। इज दिस क्लियर? और प्यूबर्टी के समय क्या होता है कि ये जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट होगा। यहां तक बातें समझ में आ गई? यही जो चीजें हैं आगे लिखी होंगी। तो जो भी मैं बोल रही हूँ साथ साथ अगर आप अपने एनसीईआरटी में लिखेंगे बुक में तो बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियोस देखिए, मैंने oogenesis पे, स्पर्मेटोजेनेसिस पे, सब में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस जो है डाली हुई है यूट्यूब चैनल पे अपने। अब यहाँ देखो ईच प्राइमरी oocyte, अच्छा यहाँ पे ना, दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोररीली अरेस्टेड। वहां पर वो टेम्पोररीली अरेस्ट हो जाएंगे। टेम्पोररीली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्यूबर्टी आएगा तो फिर वो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। एट दिस स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, है ना? प्राइमरी oocyte के स्टेज पे अरेस्ट होंगे। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and उसको क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल किस समय बना? हम बोलेंगे इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही बना। मियोसिस 1 क्या इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कंप्लीट हो गया? आप बोलोगे नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, शुरू हुआ लेकिन अरेस्ट हो गया था। A large number of these follicles degenerate, देखो यहाँ पे लिखा है degenerate कर रहा है during the phase from birth to puberty, है ना? बर्थ से प्यूबर्टी के समय में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। दैट मीन्स डीजेनरेशन ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स। देयरफॉर एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय एक ओवरी में सिर्फ 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बचते हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी पूछ सकता है। तो एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, यानी दो ओवरी के बारे में पूछेगा या एक फीमेल में पूछेगा तो इसका नंबर डबल हो जाएगा क्योंकि ओवरी जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो एक अगर फीमेल में पूछता है या दो ओवरी में पूछता है तो आंसर विल बी 1,20,000 to 1,80,000, ये 60,000, राइट? इसका डबल हो जाएगा। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cells। अब granulosa cells के नंबर और बढ़ जाएंगे और एक नया लेयर आएगा जिसको बोलते हैं थीका सेल्स और उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या अंतर है? देखिए प्राइमरी फॉलिकल जो है बेसिकली आपका कब बना था? तो प्राइमरी फॉलिकल इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही बन गया था। उसके अलावा प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या है? बाहर ग्रैनुलोसा सेल। सेकेंडरी फॉलिकल में बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स है लेकिन उसके लेयर्स बढ़ गए और उसके साथ साथ एक और लेयर है थीका लेयर है ना? थीका सेल का भी लेयर है। अब क्या होता है कि द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होती है और ये सब चीजें जो है फॉलिकल्स का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बेसिकली वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवा रहा होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? एंट्रम। देखिए आप समझने की कोशिश करिए टर्शरी फॉलिकल, जैसे मान लो ये हो गया क्या? प्राइमरी oocyte, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाहर क्या है? ग्रैनुलोसा सेल्स है, राइट? ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ठीक है? अब इधर भी कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स है, ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर्स हो गए, है ना? ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर हो गए, इधर भी कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और बाहर में अब ये टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। ये यहाँ पे थीका जो सेल्स है इसके दो लेयर्स हो गए, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। बाहर वाला बोला जा रहा है थीका एक्सटर्ना और अंदर वाला बोला जा रहा है थीका इंटरना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए आप समझने की कोशिश करिए, ये जो है दिस इज द प्राइमरी oocyte
उसके अलावा ये जो और ये जो है दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल जीसी। ये बाहर वाला जो है इसको बोल रहे थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाला जो है इसको बोल रहे थीका इंटरना। अंडरस्टूड। अब ये ग्रेनुलोसा सेल और ग्रेनुलोसा सेल के बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड भर जाता है ना, और इस फ्लूइड को बना कौन रहा है, सिक्रीट कौन कर रहा है, ग्रेनुलोसा सेल ही सिक्रीट कर रहे होते हैं। इस फ्लूइड का नाम क्या है, लीकर फॉलिक्यूलाई। ये लीकर फॉलिक्यूलाई नाम का फ्लूइड जो है वो oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसको सिक्रीट कौन कर रहा है, बेसिकली ग्रेनुलोसा सेल ही सिक्रीट कर रहा है। और इस फ्लूइड के वजह से यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, जहां पर फ्लूइड भरा है वहां पर जो स्पेस क्रिएट होता है उसको एंट्रम बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंट्रम इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्शरी फॉलिकल। तो क्वेश्चन आएगा कि एंट्रम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपका आंसर होगा टर्शरी फॉलिकल। एंट्रम जो है वो कौन कौन से सेल्स के बीच में है, तो ग्रेनुलोसा सेल एंड ग्रेनुलोसा सेल के बीच में एंट्रम है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्या टर्शरी फॉलिकल में थीका लेयर एक ही है या दो है, तो आप बोलोगे दो हो गया। एक थीका एक्सटर्ना बाहर की तरफ जो फाइब्रस होता है, और थीका इंटरना जो अंदर की तरफ है। अंडरस्टूड। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। समझ में आया। थीका लेयर बना कब था, सेकेंडरी फॉलिकल में ही बना था। लेकिन थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में कब कन्वर्ट हुआ, टर्शरी फॉलिकल में। एंट्रम कब आया, टर्शरी फॉलिकल में। लीकर फॉलिकुलाई कब आया, टर्शरी फॉलिकल में। लीकर फॉलिकुलाई क्या है, नरिशिंग फ्लूइड है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, oocyte को। कौन प्रोड्यूस करता है, ग्रेनुलोसा सेल। किस फॉलिकल में सबसे पहली बार प्रोड्यूस हुआ, टर्शरी फॉलिकल में। एनी डाउट टिल नाउ। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल, है ना। इस टर्शरी फॉलिकल में कौन सा oocyte था, प्राइमरी oocyte था, है कि नहीं। अब इसी समय टर्शरी फॉलिकल में ही एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, याद रखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, उसके इन्फ्लुएंस में ये जो प्राइमरी oocyte है इसका क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद होगा कि प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 जो है वो इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो गया था, लेकिन वो अरेस्टेड था। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्यूबर्टी के समय टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है उसमें जो है मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको कंप्लीट करेगा। और उसके वजह से क्या होगा, जैसे मान लो ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो बना आपका सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा सा टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी है। इज दिस क्लियर और नॉट। तो प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte किससे बन रहा था, ऑब्वियसली ये oogonia से बन रहा था। oogonia कैसा स्ट्रक्चर था, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था। प्राइमरी oocyte कैसा स्ट्रक्चर है, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि जो oogonia है जब उसमें माइटोसिस और डिफरेंशिएशन हुआ था तब प्राइमरी oocyte बना था। साफ सीधी बात है, अभी मैंने जस्ट बताया। और माइटोसिस एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन है, तो प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहेगा जितना oogonia में था, और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। लेकिन प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगा, तब जाकर बनेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना। ये आपका क्या हो गया, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। और जो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी है, चूंकि ये बन रहा है मियोसिस 1 से, और मियोसिस 1 जो है एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है, तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाएगा। यानी जो सेकेंडरी oocyte है और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है दोनों के दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे, और दोनों में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक और गौर देने की बात है कि मियोसिस 1 जो है वो अनइक्वल डिवीजन है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं था। जब स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको समझाया था तो वहां बताया था कि स्पर्म का फॉर्मेशन जब होगा तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों के दोनों इक्वल डिविजन्स होंगे, है ना। जैसे आप याद करो, जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे तो उसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, है ना। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा कि एक जो आपका प्राइमरी oocyte है उसमें जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल डिवीजन होगा। ठीक है। क्यों अनइक्वल डिवीजन होता है, एक्चुअली में रीजन क्या है कि हमें एक ही प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है।
है ना। आपने पढ़ा होगा कि मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है, यस और नो। तो एक प्राइमरी oocyte से फाइनली एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक ही ओवम बनता है। तो हम चाहेंगे कि प्राइमरी oocyte का जितना भी साइटोप्लाज्म है वो हम सेकेंडरी oocyte को दे दें और फर्दर वो साइटोप्लाज्म चला जाए ओवम के पास। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स होता है ना। और ये न्यूट्रिएंट्स जो है हम चाहेंगे कि सेकेंडरी oocyte में जाए और उसके बाद फर्दर वो ओवम में चला जाए ताकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल हो सके। इसीलिए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 oogenesis में दोनों के दोनों डिविजन्स अनइक्वल डिविजन्स होंगे, अंडरस्टूड, जिसमें साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो इक्वल होगा, लेकिन कैरियोकाइनेसिस दैट मींस न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस रिस्पेक्ट में मियोसिस 1 अनइक्वल है, साइटोकाइनेसिस में कि कैरियोकाइनेसिस में? आपका आंसर होगा साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल होगा, लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस है दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन इट विल बी इक्वल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो देखो यहाँ पे इट इज अनइक्वल डिवीजन यानी मियोसिस 1 अनइक्वल डिवीजन है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। दोनों के दोनों का जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइड होगा, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। The secondary oocyte retains bulk of nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage for this? Yes, obviously, क्योंकि ओवम एक ही रिलीज होगा, एक ही बनेगा एक्चुअली में, और हम चाहेंगे कि सारा जो न्यूट्रिएंट्स है साइटोप्लाज्म में प्राइमरी oocyte के वो हम ओवम तक फाइनली ट्रांसफर कर सके। इसीलिए जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है, अंडरस्टूड। तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों अनइक्वल होगा oogenesis में। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी born आउट ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड फर्दर और degenerate? At present, we are not very certain about this. यानी साइंटिस्ट आर नॉट वेरी श्योर। बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है डिजेनरेट, बट इसका क्लियर कट आइडिया अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मिला है। देखो एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी oocyte कौन कौन से फॉलिकल्स में दिखा, मेरा क्वेश्चन है प्राइमरी oocyte कौन कौन से फॉलिकल्स में दिखा? तो प्राइमरी oocyte आपको दिखा प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में और टर्शरी फॉलिकल में। तीनों में आपको प्राइमरी oocyte दिखा, राइट। और सेकेंडरी oocyte किसमें किसमें आपको नजर आएगा? अभी आपने क्या पढ़ा? टर्शरी फॉलिकल में, है ना। और आगे चल के ये टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल आपको टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर नजर आएगा। कौन? सेकेंडरी oocyte। Yes or no? Secondary oocyte will be visible in tertiary follicle as well as Graafian follicle, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल में ही जो प्राइमरी oocyte था उसका मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और उसके बाद ही सेकेंडरी oocyte बना था, है ना। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं चीजें आपको? देखो ये डायग्राम है, आपको याद रखना। देखिए कैसे याद रख सकते हो, तो ये कॉर्पस लुटियम है, ठीक है, नहीं सॉरी कॉर्पस लुटियम ये नहीं है, ये जो है ये रप्चर्ड है। कौन? ग्राफियन फॉलिकल। आपको मालूम है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई तो ये कौन सा फॉलिकल है? ग्राफियन फॉलिकल। इसमें भी एंट्रम होगा, लेकिन सबसे पहली बार एंट्रम कहाँ आया? टर्शरी फॉलिकल में। तो टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंट्रम। और उसके बाद ये जो है ये प्राइमरी फॉलिकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हुआ तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुए और जो बाकी पोर्शन थे किसके? ग्राफियन फॉलिकल के, जैसे ग्रैनुलोसा सेल और थीका सेल्स, उससे क्या बन गया? कॉर्पस लुटियम नाम का स्ट्रक्चर बन गया जो कि येलोइश स्ट्रक्चर है। यस और नो? तो आगे देखते हैं। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। द सेकेंड oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। याद रखिएगा सेकेंडरी oocyte ही जोना पेल्यूसिडा को बना रहा होता है। तो अगर oocyte किसी मेम्ब्रेन को बनाता है तो वैसे मेम्ब्रेन को हम प्राइमरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी जोना पेल्यूसिडा एक प्रकार का प्राइमरी मेम्ब्रेन है, अंडरस्टूड। ये नॉन सेलुलर है और किसका बना है? ग्लाइकोप्रोटीन का। ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नॉन सेलुलर लेयर है, प्राइमरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि यू कैन से सेकेंडरी oocyte के बाहर प्रेजेंट होता है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। कौन इसको रप्चर करेगा? अगेन LH। बाय द प्रोसेस उसको क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? यस, हम बता सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के समय शुरू हुआ, oogenesis जो है वो प्यूबर्टी के समय नहीं शुरू हुआ था।
है ना, वो कब शुरू हो रहा है बेसिकली, आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो गया। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के स्टेज में शुरू हुआ था। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज पर इजैकुलेशन। oogenesis में ऐसा नहीं है, है ना, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो रहा है ना। ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा एक्चुअली वो मेटाफेज 2 स्टेज में फिर अरेस्ट हो जाएगा। ये मियोसिस 2 शुरू करता है ना, मियोसिस 1 का रिजल्ट है सेकेंडरी oocyte, तो ये मियोसिस 2 शुरू करेगा, लेकिन ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इट विल गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कब कंप्लीट करेगा मेटाफेज 2 स्टेज से, फिर बाद में यू कैन से एनाफेज आएगा और टीलोफेज आके मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, जब स्पर्म एंटर करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte में, तब जाकर ये कंप्लीट होगा मियोसिस 2, है ना। और कौन कौन सा डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, तो हम बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे थे और 4 स्पर्म भी बन रहे थे। लेकिन oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनेगा। यस और नो, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो मैंने अपने यू कैन से जो मैंने वीडियोस अपलोड किया था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, उसमें भी ये समझाया था। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए एट प्यूबर्टी माइटोसिस और डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसी में आपका क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने जिसमें ये इक्वल है, देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसिस 2 हुआ तो स्पर्मेटिड बना, और फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होके स्पर्म बन रहे थे, है ना। और ये oogenesis तो आज मैंने आपको पढ़ाया और इसको लॉन्ग वीडियो में आपको समझाया भी हुआ है। इज दिस क्लियर और नॉट? अगर oogenesis में मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 आप चैट बॉक्स में लिख के बताना। पहला क्वेश्चन है oogenesis कब शुरू होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्राइमरी फॉलिकल्स कब बनता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या प्यूबर्टी में। तीसरा क्वेश्चन है कि मियोसिस 1 कब शुरू होता है oogenesis में। तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नेक्स्ट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वर्ड से आता है मेंसम। मेंसम का मतलब क्या होता है, मंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं, मंथ। मेंस्ट्रुअल मेंसम का क्या मतलब होता है, मंथ। ये एक लैटिन वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो साइकिल है वो एक मंथ में जनरली रिपीट करता है अपने आप को। एक एवरेज ड्यूरेशन होता है 1 मंथ का, और एक पीरियोडिक साइकिल है, इसीलिए इसको पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। यस और नो? अब यहाँ पर देखते हैं द रिप्रोडक्टिव साइकिल और इन द फीमेल प्राइमेट्स, है ना। फीमेल प्राइमेट्स में कौन आते हैं, मैन, मंकी और एप्स। इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, क्या ये सारे फीमेल प्राइमेट्स में होते हैं? यस, ठीक है। हालांकि आप बहुत हाई क्लास में जाओगे तो स्पाइडर मंकी एक एक्सेप्शन आता है न्यू वर्ल्ड मंकी में, बट नीट वाला इतना क्वेश्चन नहीं पूछता, इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। The first menstruation begins at puberty and this is called menarche, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये अप्रोक्सीमेटली आपका 9-10 साल में या 11 साल में 12 साल में शुरू हो जाता है, और जब खत्म होता है यू कैन से कंप्लीटली मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस पीरियड को बोलते हैं मेनोपॉज। यानी अगर मेनार्क हुआ 11 साल पे और मेनोपॉज हुआ फॉर एग्जाम्पल 51 ईयर पे, तो जो मेनार्क से मेनोपॉज का जो टाइम पीरियड है, एक एम का मतलब है मेनार्क और इस एम का मतलब है मेनोपॉज, ये कितना साल है, ये 40 साल है। ये एवरेज होता है, हर फीमेल में ये वैरी करेगा। ये जो 40 साल है ये रिप्रोडक्टिव फेज है इस फीमेल का, यानी इस पीरियड में वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, माँ बन सकती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? द फर्स्ट menstruation begins at puberty, जिसको मेनार्क बोलेंगे। In human, female menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days, and the cycle of event is starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. साइकिल मतलब जो चल रहा है, एक पीरियोडिक इवेंट है। वन ओवम, ओवम तो नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली सेकेंडरी ओसाइट बोलना चाहिए, इज रिलीज, जिसको ओव्यूलेशन बोलेंगे, ड्यूरिंग द मिडिल, है ना। कब हो रहा है, मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। यस और नो, उसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ओवम लिख दिया है लेकिन हम लोग मानेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड हमें मानना पड़ेगा, बट इट इज एक्चुअली द फ्यूचर ओवम, है ना। सेकेंडरी oocyte इज द फ्यूचर ओवम, विच इज, कौन सा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा होता है ओव्यूलेशन के समय, जो मियोसिस 2 शुरू तो किया है लेकिन मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्टेड है। अब ये देखो, जो आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके इवेंट्स ओवरी में भी हो रहे होते हैं, और उसके इवेंट्स जो है वो यूट्रस में भी हो रहे होते हैं। अगर हम लोग यूट्रस में बात करें तो पहले 5 दिन में जैसे जनरली क्या होता है कि जो
एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, और उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं एंडोमेट्रियम के, एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस का सबसे अंदर वाला लेयर है, और वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा कम होता है। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ द menstrual cycle, the level of progesterone hormone is very less, and progesterone hormone plays a very crucial role to maintain the endometrial lining of the uterus. लेकिन बिगिनिंग में menstrual cycle के एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो इसलिए टूटेगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, और ब्लड जो है वो निकलेगा। अप्रोक्सीमेटली 40 से 80 ml जो ब्लड है वो लॉस हो जाएगा, और ये ब्लड निकलता कहाँ से है, वेजाइना से। अंडरस्टूड? बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता, वो जमता नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड फिब्रिनोलाइसिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, इसके वजह से क्या होता है, ये क्लॉट नहीं करता। इज दिस क्लियर? तो पहले 3 दिन में क्या होता है, बेसिकली यूट्रस में वो मेंस्ट्रुअल ये सॉरी एंडोमेट्रियम जो है वो टूट जाएगा, उसके ब्लड वेसल्स भी टूटेंगे, और उसकी वजह से ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगेगा। कहाँ से? वेजाइना से बाहर निकलेगा। ये तो एंडोमेट्रियम में हो रहा है, लेकिन ओवरी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल्स जो है वो बढ़ने लगते हैं। देखो फॉलिकल्स का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फॉलिकल जो है वो साइज में बढ़ने लगे, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी से टर्शरी बना, टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल बनता है जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो ओवरी में जिस समय यू कैन से फॉलिकुलर फेज आता है, उस समय यूट्रस में 2 फेजेस आते हैं, एक तो मेंस्ट्रुअल फेज और दूसरा फॉलिकुलर फेज। समझ में? फॉलिकुलर फेज ओवरी का फेज है, और यूट्रस में कौन सा फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब ही होता है डिवाइड करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धीरे धीरे क्या होता है, ओवरी में जब ये फॉलिकल्स बढ़ते हैं साइज में, तो वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या बोल रहे होते हैं, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बोल रहे थे। अब इस एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो धीरे धीरे फिर से डिवाइड करने लगती है और ग्रो करने लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यू कैन से कि ओवरी में जब फॉलिकुलर फेज होगा तो यूट्रस में 2 फेज साथ में होंगे। एक तो मेंस्ट्रुअल साथ में नहीं होंगे, मतलब दोनों को मिला के हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेज प्लस फॉलिकुलर, अरे सॉरी, प्रोलिफरेटिव फेज। यानी फॉलिकुलर फेज जो है किसका, ओवरी का, इट कैन एक्चुअली ओवरलैप विथ 2 फेजेस ऑफ द यूट्रस। वन इज मेंस्ट्रुअल फेज जो 3 से 5 दिन का होता है, और दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज जो 9 से 10 दिन का होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा एनसीईआरटी फॉलिकुलर को ही प्रोलिफरेटिव बोल रहा है, जो कहना गलत नहीं है, लेकिन फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन प्रोलिफरेटिव फेज से थोड़ा और ज्यादा होगा। फॉलिकुलर फेज कहाँ से बेसिकली काउंट करना है, मेंस्ट्रुअल फेज से ही काउंट करना शुरू करना है। इज दिस क्लियर और नॉट? अब क्या होने लगेगा, धीरे धीरे जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअली एस्ट्रोजन इस समय डेवलपिंग फॉलिकल प्रोड्यूस करता है, बाद में इसको कॉर्पस लुटियम भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस समय जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से एस्ट्रोजन विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू 2 हार्मोन्स, LH एंड FSH। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो LH और FSH का भी सिक्रीशन बढ़ेगा, और मिडिल ऑफ द साइकिल में LH और FSH दोनों हार्मोन्स पीक के लेवल पे पहुंच जाएंगे, है ना। एस्ट्रोजन जो है वो FSH का जो अमाउंट है वो 2 से 4 गुना या 2 से 3 गुना बढ़ा देता है, और LH का अमाउंट जो है वो 6 to 7 टाइम्स बढ़ा देता है। इसकी वजह से LH और FSH का सर्ज हो जाता है, और LH सर्ज की वजह से क्या होता है, LH सर्ज की वजह से, LH सर्ज का मतलब LH एट पीक, उसकी वजह से ये जो ग्राफियन फॉलिकल है या मैच्योर फॉलिकल है ये टूट जाता है। किसकी वजह से? LH की वजह से, और इससे ओव्यूलेशन हो जाएगा, और उसी ओव्यूलेशन के समय क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा। यानी सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, LH। ठीक है, अगर मान लो LH ऑप्शन में नहीं देगा, देन यू हैव टू चूज एस्ट्रोजन। आप FSH नहीं चुन के आना, क्यों? क्योंकि अगर LH का लेवल पीक पे है तो एस्ट्रोजन की वजह से ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एस्ट्रोजन नहीं होता है तो LH पीक पे ही नहीं आता, और LH अगर पीक पे नहीं आता तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं करता। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का देखो यहाँ पे लेवल भी हाई है, लेकिन जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, ध्यान से सुनिएगा, तो एस्ट्रोजन का लेवल आप देखो ये फॉल हो रहा है। क्यों? Why is the level of estrogen falling just after ovulation? Why? Because estrogen को प्रोड्यूस करने वाले कौन थे,
फॉलिकल्स थे। तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो ऑब्वियसली अब फॉलिकल्स ही नहीं रहा, तो एस्ट्रोजन को कौन प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल शुरू शुरू में क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है। लेकिन क्या होता है ना, ओव्यूलेशन के बाद जब सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज हो जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं किसके, ग्राफियन फॉलिकल्स के, जैसे ग्रैनुलोसा सेल, थीका सेल्स, ये सब क्या होता है कि येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं एलएच हार्मोन की वजह से ही, जिसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस वर्ड का मतलब होता है बॉडी और लूटियम वर्ड का मतलब होता है येलो। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है ये कौन बना रहा है, एलएच। कौन मेंटेन कर रहा है, एलएच। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है ये टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड या टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के जैसा काम करता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करने लगता है हॉर्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन ये प्रोड्यूस करेगा, एस्ट्रोजन इन लो अमाउंट एंड प्रोजेस्टेरॉन इन हाई अमाउंट। यानी देखो एस्ट्रोजन फिर से पीक पे पहुंचा, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 बार पीक पे पहुंचेगा, तो आपका आंसर होगा एस्ट्रोजन। समझ में आ रहा है, देखिए इसका 2 बार पीक बना। और ओव्यूलेशन के बाद डोमिनेंट हार्मोन कौन है, आप बोलोगे प्रोजेस्टेरॉन। ओव्यूलेशन के पहले डोमिनेंट हार्मोन कौन था, तो आप बोलोगे एस्ट्रोजन। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ हार्मोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो सबसे पहले एफएसएच। एफएसएच ने क्या किया, ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो करवाने लगा। ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ की वजह से क्या हुआ कि जी ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किए। अब ये एस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ, इट इज गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन एलएच एंड एफएसएच। एस्ट्रोजन जब अकेला होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो एलएच और एफएसएच को ये पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एलएच का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से एलएच सर्ज होगा और ओव्यूलेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। उसकी वजह से क्या होगा, कॉर्पस लूटियम बनेगा और वो जो फेज होगा ओवरी के अंदर उसको लूटियल फेज बोलते हैं। लूटियल फेज जो है वो हमेशा फिक्स ड्यूरेशन का होता है ना, 14 डेज का होता है लूटियल फेज। और लूटियल फेज के जस्ट पहले क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो अगर किसी फीमेल में 38 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है और आपसे पूछेगा कि ओव्यूलेशन कब हुआ होगा, तो फटाक से आप क्या करोगे, लूटियल फेज माइनस कर दोगे, तो आप बोलोगे 24th डे पे उसमें क्या हुआ होगा, ओव्यूलेशन। साफ सीधी बात है, क्यों, क्योंकि जो लूटियल फेज है वो हमेशा फिक्स है, 14 डेज का है। तो अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप बोलोगे कि भाई 14 माइनस कर देंगे, लूटियल फेज माइनस हो गया, लूटियल फेज के जस्ट पहले ओव्यूलेटरी फेज आ रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा है। अब बाद में जब कॉर्पस लूटियम बनेगा तो लास्ट में कौन सा हार्मोन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो सीक्वेंस क्या होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स का, पहले एफएसएच, फिर एस्ट्रोजन, फॉलोड बाय एलएच एंड फाइनली प्रोजेस्टेरॉन। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। ये पहले आपको ये चीजें समझ में आई। ये कॉर्पस लूटियम 14 डेज तक जिंदा रहता है, इसको टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं। क्यों टेम्पोररी, क्यों, क्योंकि ये 14 डेज के लिए ही है। एंडोक्राइन क्यों, क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये, तो एक्चुअली में ये 4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने आपको 2 ही बताया। ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा लो अमाउंट में, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा ये इनहिबिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जो एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देते हैं और एफएसएच के लेवल को डाउन करते हैं। उसके अलावा जब प्रेगनेंसी का लैटर फेज होता है तो ये कॉर्पस लूटियम जो है ये रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इनहिबिन और रिलैक्सिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। रिलैक्सिन 53 अमाइनो एसिड का बना होता है। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये सेवरल स्टीरॉइड हार्मोन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है कौन, कॉर्पस लूटियम। और कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी में प्रेजेंट होता है। इज दिस क्लियर और नॉट। 14 दिन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस कर जाता है और व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। उस व्हाइट बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस मतलब बॉडी और एल्बिकन्स मतलब व्हाइट। समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस लूटियम विल सस्टेन। याद रखना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम विल सस्टेन। एंड हु विल मेंटेन द कॉर्पस लूटियम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, देन योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी एचसीजी हार्मोन, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन नाम का हार्मोन है जो कि ट्रोफोब्लास्ट से निकलता है, ब्लास्टोसिस्ट के शुरू शुरू में, और बाद में प्लेसेंटा से भी निकलता है। यही मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और नॉर्मली कौन मेंटेन कर रहा होता है, एलएच। कॉर्पस लूटियम जब बनेगा तो क्या करेगा, ये एलएच और एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देगा, देखो, और इसकी वजह से एलएच और एफएसएच का लेवल क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। इज दिस क्लियर और नॉट। लेकिन टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि कॉर्पस लूटियम ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा,
है ना, बस समझने के लिए ऐसा बोलना है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने वाला था LH, लेकिन कॉर्पस लुटियम बना तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से LH को मिला निगेटिव फीडबैक। LH का जो यू कैन से सिक्रीशन है वो कम होने लगा। LH अगर कम होने लगेगा तो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने वाला कोई रह ही नहीं जाएगा, और कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे क्या होने लगेगा, रिग्रेस होने लगेगा और कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट बॉडी में, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ देखो द मेजर इवेंट्स तो दिखा दिया। अब यहाँ देखते हैं The cycle start with the menstrual phase जो 3 से 5 दिन तक होगा. When menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days, the menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels दोनों, which forms liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. यानी कि प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है. प्लीज रिमेंबर, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बहुत हाई होगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम को टूटने ही नहीं देगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम अगर टूट जाता प्रेगनेंसी के समय तो अबॉर्शन हो जाता। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो एक्चुअली में एंडोमेट्रियन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को टूटने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं होगा। उसके बाद जब मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से भी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन भी गोनाडोट्रोफिन्स को यानी LH को, FSH को और एस्ट्रोजन को, है ना, एस्ट्रोजन को भी निगेटिव फीडबैक देता है। तो 9 + 6 यानी 15 मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा एक फीमेल में। कब? अगर वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है तो। यानी एक प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी प्लस 6 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन में क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ उस कंडीशन को बोलते हैं एमेनोरिया, और उसका प्राइमरी रीजन क्या है, मेन रीजन है प्रेगनेंसी। लेकिन क्या सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से एमेनोरिया हो सकता है? आपका आंसर होगा नहीं, और भी रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं भाई? और तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, पुअर हेल्थ हो सकता है, राइट। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be due to some other underlying reasons like stress, poor health. तो अगर आपसे स्टेटमेंट देता है कि एमेनोरिया और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ऑलवेज रीजन ऑफ प्रेगनेंसी, आप बोलोगे नहीं, ऑलवेज नहीं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज ओवरी में है ना। During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. कौन से हार्मोन की इन्फ्लुएंस में? एस्ट्रोजन। These changes in the ovary and uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. Pituitary hormones कौन है? LH and FSH. LH and FSH कौन से इवेंट को कंट्रोल कर रहे हैं? ओवेरियन साइकिल को। ओवरी में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं? तो सबसे पहले फॉलिकुलर फेज आ रहा है ओवरी में, फॉलोड बाय ओव्यूलेटरी फेज, और उसके बाद लुटियल फेज। और ओवेरियन हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कौन से बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन, ये कौन से इवेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं? ये एक्चुअली में कंट्रोल कर रहे होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन यूटेराइन इवेंट्स को। जैसे यूटेरस के प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करेगा कौन? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन विल मेक द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स बनाने लगेगा, सिक्रिटरी बनाएगा उसको, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी प्रोड्यूस करेगा। ये सब चीजें मैंने डिटेल में अपने लेक्चर में बताए हुए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मैंने एक बहुत सुंदर सा लेक्चर लिया था, है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो वहां भी आप जाकर विजिट कर सकते हो। The secretion of gonadotrophins LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development, as well as secretion of एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल। एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस किया? शुरू शुरू में ग्रोइंग फॉलिकल, बाद में कॉर्पस लुटियम। बोथ LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14th day. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the middle cycle, है ना। मिड साइकिल में LH का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको बोलेंगे LH सर्ज, और LH सर्ज से ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा। ये सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 शुरू कर चुका था, लेकिन मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्टेड है। Yes or no? और LH surge will induce rupture of the Graafian follicle and thereby the release of ovum, जिसको ओव्यूलेशन बोल रहे हैं। सेकेंडरी ओसाइट एक्चुअली में ये है, ओवम तुम्हारा एनसीईआरटी लिख रहा है, बट अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ओवम कंसीडर करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि वो जो एनसीईआरटी इट इज द बाइबल फॉर नीट, वी हैव टू कंसीडर एवरीथिंग विच इज रिटन इन एनसीईआरटी फॉर नीट। द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज, ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है, 24 आवर्स का भी होता का ही होता है। इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज फिक्स्ड है 14 डेज का, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कौन से हार्मोन की वजह से? एलएच। हु मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम? एलएच। The corpus luteum secretes large amount of progesterone, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा, which is essential for maintenance of endometrium, और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है। अगर एस्ट्रोजन भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगेगा ना, तो एस्ट्रोजन का लार्ज अमाउंट प्रोजेस्टेरॉन को ही निगेटिव फीडबैक देने लगेगा। लेकिन अभी हमें प्रोजेस्टेरॉन को निगेटिव फीडबैक नहीं चाहिए, इसीलिए एस्ट्रोजन का अमाउंट कम वो सिक्रीट करेगा और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा सिक्रीट करेगा। यानी यहाँ पर और पूरे प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन इज टू एस्ट्रोजन रेशियो विल बी मोर, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन कम होगा। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के समय एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। मैंने पार्चुरेशन पर भी वीडियो बनाई है, डाली है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। Such an endometrium is necessary for implantation, है ना? Implantation leads to pregnancy, याद करिएगा, of the fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. याद रखना, corpus luteum will degenerate if fertilization does not occur. This causes disintegration of the endometrium, leading to menstruation, marking a new cycle. In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years. इसको मेनोपॉज बोलेंगे। तो मेनोपॉज के समय अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होगा ब्लड में, आपका आंसर होगा एफएस और एलएच। एफएसएच और एलएच का लेवल बहुत ज्यादा होगा मेनोपॉज के शुरू शुरू में, बहुत ज्यादा होगा ब्लड में। क्यों? क्योंकि मेनोपॉज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, एस्ट्रोजन का भी लेवल कम है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन एलएच और एफएसएच को निगेटिव फीडबैक दे रहे थे, इवन वो जीएनआरएच को भी निगेटिव फीडबैक देते हैं। लेकिन सिंस अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ही नहीं, तो क्या एलएच और एफएसएच को निगेटिव फीडबैक मिलेगा? नहीं मिलेगा। एलएच एंड एफएसएच आर फ्री फ्रॉम एनी निगेटिव इनहिबिशन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एलएच और एफएसएच का लेवल ब्लड में मेनोपॉज के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and it extends between menarche and menopause. Is this clear or not? Next topic is we are going to study is fertilization and implantation. है ना? Fertilization and implantation. During copulation यानी sexual intercourse, semen is released by the penis into the vagina, जिसको insemination बोलते हैं। पता ही है आपको, semen जो है वो discharge हो जाएगा vagina में। The motile sperm जो होता है वो motile होता है। It swims rapidly, pass through the cervix, enters into uterus and finally reach the ampullary region ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। आपको मैंने बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने एनसीईआरटी रीडिंग का लिया था, कि एम्पुलरी रीजन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, वाइडेस्ट पार्ट है, और यही फर्टिलाइजेशन होता है। द ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा? आपका आंसर होगा नहीं। Fertilization can only occur if ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. ये assertion reason का question बन सकता है। assertion में देगा कि all copulation do not lead to fertilization and pregnancy, और reason में देगा कि for fertilization to occur, sperm and ovum should be transported simultaneously to the ampullary region. आपका आंसर होगा both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. समझ में आ गया कि नहीं? अब ये देखो, ये जो है ये आपका सेकेंडरी oocyte है ना? सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या है? एक प्राइमरी मेम्ब्रेन है जिसको जोना पेलुसिडा बोल रहे हैं। और जो आपका प्राइमरी ये आपका प्राइमरी मेम्ब्रेन क्यों कहला रहा है जोना पेलुसिडा? प्राइमरी मेम्ब्रेन वो होता है जिसको oocyte खुद सिक्रीट करता है। तो जोना पेलुसिडा इज एक्चुअली सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी oocyte, इसीलिए जोना पेलुसिडा को हम प्राइमरी मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस है, सेल का नहीं बना है, नॉन सेलुलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उसके बाहर, उसको हम बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इज नथिंग, इट इज द ग्रेनुलोसा सेल विच इज प्रेजेंट अराउंड द सेकेंडरी oocyte। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोरोना वर्ड का मतलब होता है क्राउन।
क्राउन के जैसे दिख रहे हैं, तो ये ग्रैनुलोसा सेल जो सेकेंडरी ओसाइट के बाहर है उसको कोरोना रेडिएटा बोल रहे हैं। ये जो कोरोना रेडिएटा है ये सेकेंडरी ओसाइट और जोना पेल्यूसिडा दोनों के बाहर होता है, अंडरस्टूड और नॉट। और उसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी ओसाइट का उसको ऊओलेमा बोलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट इज कॉल्ड ऊओलेमा। और जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी ओसाइट का, और ये जो है ये जोना पेल्यूसिडा है ZP। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट है और जोना पेल्यूसिडा, इसके बीच का जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया? तो जब देखो इतना ओवम के बाहर इतना तामझाम क्यों है, इतना प्रोटेक्शन क्यों है, जोना पेल्यूसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, क्यों? क्योंकि एक ही ओवम प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रहा है। तो स्पर्म को इसीलिए इतना तामझाम। तो स्पर्म जब ओवम के सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म में जब जाएगा, है ना, ओवम या जिसको सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग, हालांकि दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है अपने लॉन्ग वीडियोस में डिफरेंस, आप चाहो तो देख सकते हो। इसके साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा स्पर्म जाता है, प्लीज रिमेंबर, सेकेंडरी ओसाइट या ओवम के साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा स्पर्म जाएगा, याद रखने की जरूरत है आपको। तो उस समय उसको हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कोरोना रेडिएटा को पास करना पड़ेगा। कोरोना रेडिएटा आपस में चिपके होते हैं हाइलुरोनिक एसिड, उसको क्रॉस करना होगा। उसके अलावा जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करना होगा, है ना। तो उस समय क्या होता है, ये जो एक्रोसोम आपको पढ़ाया था स्पर्म के हेड में है, उसमें कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि ब्रेक करके इन लेयर्स को और साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म में एंटर कर जाते हैं। The process of fusion of sperm with ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm, एक ही sperm comes in contact with zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. है ना, मैंने आप लोगों को अपने नोट लेक्चर्स में पढ़ाया है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, डिटेल में भी बताया है कि नहीं? यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जब स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है कि और एडिशनल स्पर्म एंटर नहीं कर पाते हैं। वो जो पॉलीस्पर्मी के लिए ब्लॉक्स था वो भी आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। दैट thus it ensures that only one sperm enter can fertilize an ovum. The secretion of the acrosome, acrosome क्या है? Acrosome is a modified lysosome which is formed by Golgi body, helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. Plasma membrane of the secondary oocyte को हम क्या बोल रहे हैं? oolemma. This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte. मैंने आपको बताया था कि meiosis 2 secondary oocyte का तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है। एक्चुअली जब स्पर्म एंटर करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte में तो एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम होता है फर्टिलिन। फर्टिलिन क्या करता है कि जो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर था, है ना, मेटाफेज 2 पे वो क्या था? अरेस्टेड था। इस मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को वो इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को टर्न ऑन कर देता है। कौन? फर्टिलिन। और इसकी वजह से एनाफेज आ जाता है, फर्दर टीलोफेज आएगा और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट से ओवम बन जाता है, उसी ओवम को हम ओटिड बोलते हैं और एक और स्ट्रक्चर बनता है छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी। अगेन ये मियोसिस 2 भी एक प्रकार का अनइक्वल डिवीजन है क्योंकि हमारा एम है कि हम सारा साइटोप्लाज्म ओवम को दे सकें और दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum that is ooted. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuses together to form a diploid zygote. Yes or no? समझ में आ गई होगी इतनी बातें। How many chromosomes will be there in zygote? 46 chromosome, ये diploid structure है। zygote जैसे ही बना, zygote formation restores the diploid nature of the cell. zygote एक प्रकार का टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल वैसे सेल्स को बोलते हैं जिसके पास ये कैलिबर हो, कैपेसिटी हो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके। तो zygote एक टोटीपोटेंट सेल है। और जो अर्ली ब्लास्टोमियर्स होंगे, अर्ली डॉटर सेल्स होंगे, zygote के डिवीजन से जो बनेंगे वो भी टोटीपोटेंट सेल्स होंगे। One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. यानी जैसे ही zygote बना वैसे ही sex of the baby determined हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये मेल है, ये फीमेल है। अब मेल में जो होता है 50% sperm will be 22 plus X and 50% sperm will be 22 plus Y.
लेकिन फीमेल में ऑल द ओवम विल बी 22 प्लस एक्स टाइप। तो अब स्पर्म अगर 22 प्लस एक्स वाला फीमेल के साथ कंबाइन करता है तो ये बनाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, जिसकी वजह से कैसी चाइल्ड बनेगी, फीमेल। और अगर 22 प्लस वाई वाला मेल का कंबाइन करेगा फीमेल के साथ तो बनेगा 44 प्लस एक्स वाई, दैट मीन्स कि यहाँ पर बनेगा मेल। तो टेक्निकली या साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट इट इज द मेल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स और जेंडर ऑफ द बेबी एंड नॉट द फीमेल। लेकिन जो गांव देहात के एरियाज होते हैं उसमें ऑफन फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। आई नो कि मतलब ये पैराग्राफ तो आप इजिली घर पे भी पढ़ सकते हो, है ना, ये आपका होमवर्क है ये वाला पैराग्राफ, ये आप घर पे एक बार पढ़ाई करना। अब यहां से पढ़ते हैं, देखिए यहां से पढ़ते हैं। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स। जाइगोट कहाँ बना, एम्प्यूला में। अब माइटोटिक डिवीजन शुरू होगा, सब उसको क्लीवेज बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लीवेज जो क्या है, क्लीवेज इज अ काइंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन जिसमें ग्रोथ फेज एब्सेंट होगा। ग्रोथ फेज में क्या होता है, कौन सा फेज एब्सेंट होगा, G1 और G2 एब्सेंट होगा, है ना, यानी इंटरफेज जो है क्लीवेज का शॉर्ट होगा, इसीलिए फास्ट प्रोसेस होगा क्लीवेज। क्यों, क्योंकि जो आपका ग्रोथ फेज होता है ना उसमें ही कई समय लग जाता है, जीवन में भी टाइम लगता है 9 से 11 घंटा, जीटो में भी 6-7 घंटा लग जाता है। यस और नो। तो क्लीवेज जो है वो माइटोटिक डिवीजन है जिसमें ग्रोथ फेज जो है वो एब्सेंट है। इज दिस क्लियर। तो आपका क्लीवेज जो है, पहला क्लीवेज जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। उस पहले क्लीवेज में ही अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स से 30 आवर्स लग जाता है, इसीलिए जो ह्यूमन का क्लीवेज है वो बेसिकली स्लो क्लीवेज कहलाता है। अंडरस्टूड। क्लीवेज के ऊपर भी मैंने बहुत चर्चा किया है, बहुत टेक्निकल टर्म्स भी बताए हैं, जैसे होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज हमारे में होता है। हमारा क्लीवेज जो है वो आपका बेसिकली यू कैन से एसिंक्रोनस है, अर्थमेटिक है, रोटेशनल है, इंडिटर्मिनेट है ना, ये सब वर्ड्स बताए हैं। ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की है नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो डेडिकेटेडली डेडिकेशन के साथ नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो लोग मेरे लेक्चर्स जाके ये क्या बोल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया है। बट यहाँ सिर्फ मैं एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ नहीं बता रही हूँ। अंडरस्टूड। एंड फॉर्म्स 2 to 4 16 डॉटर्स जिसको ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये यानी शुरू शुरू के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में ही। 8 to 16 ब्लास्टोमियर सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉर्यूला। मॉर्यूला क्यों नाम पड़ा, मलबेरी के जैसा दिखता है, मलबेरी जिसको हिंदी में शहतूत बोलते हैं। अंडरस्टूड। द इम्ब्रायो विथ 8 और मॉर्यूला कहाँ बनता है, फेलोपियन ट्यूब में। याद रखना ये जो है ई वाला स्ट्रक्चर ये मॉर्यूला है, ये फेलोपियन ट्यूब में ही बनता है। और तकरीबन 5th to 6th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन ये मॉर्यूला आ जाता है यूट्रस में। मॉर्यूला बन कहाँ रहा है, फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन आ कहाँ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। और बाद में एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ बना, यूट्रस में। मॉर्यूला कहाँ बना, फेलोपियन ट्यूब में। एक एक चीज बारीकी से याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और मॉर्यूला कहाँ पे जनरली बन रहा है, फेलोपियन ट्यूब में, बेसिकली नियर द इस्थमस। अंडरस्टूड। इस्थमस किसका पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है, नैरो पार्ट है। 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मॉर्यूला, नाम पड़ा मलबेरी की वजह से। The morula continues to divide and transform into blastocyst कहाँ पर, यूट्रस में। As it moves further into uterus यानी blastocyst यूट्रस में बनेगा। The blastomere in the blastocyst are arranged into an outer layer जिसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। जैसे मान लो ये आप समझिए ये आपका यूट्रस है, यूट्रस नहीं है, यूट्रस के अंदर की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है ना कि इस समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका सिक्रीटरी फेज चल रहा होता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट जनरली 6th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन में बनता है। और इसके पास दो लेयर्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन का चांस कब सबसे ज्यादा होगा, मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना। तो अगर मान लो 14th डे पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडिल आया यानी उस समय फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत ज्यादा होगा। और अगर आपका मन मान लीजिए ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे, तो 14 डे पे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ होगा और 5वें दिन पे ब्लास्टोसिस्ट बन गया यानी 19th डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। 19th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस कौन से फेज में है, सिक्रीटरी फेज में है। वो क्या सिक्रीट कर रहा होता है, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल सिक्रीट कर रहा होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये बाहर वाले को सॉरी ब्लास्टोसिस्ट है, बाहर वाले को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं जो प्लेसेंटा बनाएगा। और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको इनर सेल मास या इम्ब्रायोब्लास्ट बोलते हैं जो इम्ब्रायो बनाएगा। जो ये जो कैविटी बनेगी इसको ब्लास्टोसील कैविटी बनेंगे बोलेंगे। इस स्टेज को ब्लास्टूला स्टेज बोलते हैं और यहाँ पर ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स भर जाते हैं। अंडरस्टूड।
अब देखिए, an inner group of cells attached to the trophoblast called inner cell mass. The trophoblast layer gets attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated as embryo. After attachment, the याद रखना, the trophoblast layer will get attached to the endometrium. Understood? क्योंकि यही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा बाद में चलकर. After attachment, the uterine cell divide rapidly and covers the blastocyst. है ना? अटैचमेंट के बाद क्या होगा? यूट्रस के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और उसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे. तो यानी इम्प्लांटेशन किसका हुआ? ब्लास्टोसिस्ट का. और इम्प्लांटेशन ही लीड टू प्रेगनेंसी. यस और नो? इम्प्लांटेशन ही प्रेगनेंसी को लीड करती है. और इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ? यूट्रस में. यूट्रस में कहा? सबसे इनर मोस्ट लेयर में. क्या नाम है उसका? एंडोमेट्रियम. एक एक चीज आपकी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है ना? अगर और क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज मेरे लेक्चर्स को विजिट करो. थोड़े मैंने लंबे बनाए हैं जानबूझ के कि आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटे, इधर उधर भटको नहीं, है ना? मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि तुम मेरा वीडियो देखो, एक बार देखोगे तो समझेगा आपको कि कुछ भी मैंने आपको प्लीज करने के लिए तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है. मेरा मेन एम ही है कि आपका अच्छे से नीट जो है वो क्लियर हो. समझ में आया? तो प्लीज करने के लिए वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं. जो भी वीडियो देखेगा आपको पूरा नॉलेज अच्छे तरीके से मिलेगा. उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको गेन होगा तो उसको जाकर जरूर देखिएगा. नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. इम्प्लांटेशन के बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट, जिसको कोरियोनिक विलाई बोलेंगे. देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो आपका ट्रोफोब्लास्ट पे बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है, ये मान लो है आपका ट्रोफोब्लास्ट, उसके पास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे. इसको कोरियोनिक विलाई बोलेंगे, है ना? और ये जो कोरियोनिक विलाई है, जैसे मान लो ये कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई है जो मैं अभी बना रही हूँ. सपोज ये किसका पार्ट है? बच्चे का पार्ट है. ये मदर के टिश्यू के साथ इंटरडिजिट कर जाएगा ऐसे. जैसे मान लो हाथ की जो उंगलियां हैं दोनों हाथ की, वो आपस में फंसा दो तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? वैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो ये मैटरनल ब्लड है मदर के साइड का, और ये जो है ये आपका कोरियोनिक विलाई है बच्चे के साइड का. ये दोनों जब आपस में इंटरडिजिट करेंगे तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनेगा जो कि मदर और बच्चे के बीच में, जिसको प्लेसेंटा बोलेंगे. तो क्या प्लेसेंटा सिर्फ मदर बना रहा है? आपका आंसर होगा नहीं. क्या प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ बेसिकली बच्चा बना रहा है? आप बोलोगे नहीं, दोनों की साइड से बन रहा है. मदर और फीटल दोनों की साइड से प्लेसेंटा बनेगा. अब यहां देखो, after implantation, finger-like projection appear on trophoblasts called chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing fetus and maternal blood, जिसको क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटा. Yes or no? किसका फॉर्मेशन हो गया? प्लेसेंटा का. तो प्लेसेंटा कौन बनाया? मदर और फीटस दोनों. प्लेसेंटा क्या है? फीटस का लंग के जैसा काम कर रहा है भाई. फीटस के लंग के जैसा काम कर रहा है, यानी यही उसको ऑक्सीजन दे रहा है बच्चे को, यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है, यही जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है. यस और नो? सारे काम यही कर रहा है. इवन ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, एससीजी, एचपीएल, कई सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है. इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर? तो जब तक बच्चा अपने मदर के कोख में होता है, यानी कि यूट्रस में होता है, तब तक जो बच्चा है उसका लंग कोलैप्स स्टेट में होगा, उसका लंग्स फंक्शन नहीं होगा, काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा इज एक्टिंग एज फीटल लंग. तो यहाँ पे प्लेसेंटा के फंक्शंस को देखते हैं. द प्लेसेंटा कब बनना शुरू होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन में प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाएगा. द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ CO2 and excretory waste material produced by the embryo. The placenta is very important line. The placenta is connected to embryo through an umbilical cord. Umbilical cord basically embryo का पार्ट है और इसमें 100% fetus का ब्लड है. अगर क्वेश्चन आएगा क्या अम्बिलिकल कॉर्ड में 50% फीटस का और 50% माँ का ब्लड है, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं. फीटस और माँ का ब्लड तो मिक्स ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा इज एक्टिंग एज अ बैरियर. प्लेसेंटा एक बैरियर के जैसा काम करेगा और मदर और फीटस के ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा. तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटस ब्लड का ब्लड होगा और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है नाभि के पास यानी नीबल के पास अटैच होता है ना. और बाद में डिलीवरी के बाद अम्बिलिकल के पास, कॉर्ड के पास लोग कट करते हैं, डॉक्टर्स उसको वहां पे कट करते हैं. सो नो, आपको पता ही होगा. इज दिस क्लियर? और अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है? 2 आर्टरी होती है और एक वेन होता है. ये जो आर्टरी है अम्बिलिकल आर्टरी कहलाती है और ये जो वेन है वो अम्बिलिकल वेन कहलाता है.
जैसे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, आर्टरी होने के बाद भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फीटस प्रोड्यूस करेगा उसको प्लेसेंटा तक लाएगी। कौन? अम्बिलिकल आर्टरी। वहीं पे जो अम्बिलिकल वेन होगा बच्चों, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा किसको? फीटस को। किससे? फ्रॉम प्लेसेंटा। ठीक है, which helps in transport of substance to and from the embryo. Placenta also acts as endocrine tissue and produces several hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone, etc. क्योंकि और भी कई सारे हॉर्मोन्स है, HCC है, HCT है, SC यू कैन से, जी तो मैंने बता दिया ना। हाँ, उसके बाद से आपका क्या हो सकता है? HCS भी हो सकता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन। ये सब भी मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। HCC ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, HCT ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, ये सब भी कई सारे हॉर्मोन्स हैं। यस और नो? इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, इज आल्सो सिक्रीटेड बाय ओवरी। एक बार आपके नीट में क्वेश्चन भी आया था रिलैक्सिन का सोर्स क्या है, और ऑप्शन में था उस समय कॉर्पस लुटियम। तो घबराने की जरूरत ही नहीं है भाई, अगर ओवरी लिख दिया है और ओवरी में ही तो कॉर्पस लुटियम है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी कॉर्पस लुटियम ऑफ द ओवरी। रिलैक्सिन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? कॉर्पस लुटियम ऑफ द ओवरी। लेकिन क्या रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही प्रोड्यूस कर रहा? आपका आंसर होगा नहीं, रिलैक्सिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आपको प्लेसेंटा और ओवरी में से एक ही चुनना होगा ऑप्शन, तो उस समय आपको जाना पड़ेगा एनसीईआरटी का ही ऑप्शन चुनना पड़ेगा, और एनसीईआरटी ओवरी लिख रही है तो आपको ओवरी टिक लगा के आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग द यू कैन ओनली प्रोड्यूस बाय द ओवरी, तो आप बोलोगे नहीं, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन चुनना है देन यू विल चूज विच ऑप्शन? ओवरी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसको प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस करता है। और रिलैक्सिन कब प्रोड्यूस होता है? जब पार्चुरेशन का समय आता है, जब डिलीवरी की समय आती है, उस समय प्रोड्यूस होता है एक्चुअली। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या करता है? एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। जो प्यूबिस होते हैं वो वेंट्रल साइड में आपस में फ्यूज होते हैं, और यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, नहीं सॉरी, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है, नॉट टिश्यू। टिश्यू कन्वर्ट होकर कार्टिलेज बनता है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस किससे कनेक्टेड होता है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जो रेयरेस्ट कार्टिलेज है ना। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से प्यूबिक सिम्फाइसिस एक्चुअली में वेंट्रल साइड में कनेक्ट होता है, इसी के पास यूट्रस होता है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और डिलीवरी ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये क्या होता है? लूज होता है। और इसको लूज कौन सा हार्मोन करेगा? रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन का सोर्स क्या है? ओवरी। ओवरी में कहा? कॉर्पस लुटियम, ताकि बच्चा नीचे सरक सके और बर्थ कैनाल के थ्रू यानी वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल के थ्रू बाहर निकल सके। लेटेस्ट रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही प्रोड्यूस किए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा HCG, HPL और रिलैक्सिन। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। क्यों? ताकि जो भी फीटल का ग्रोथ हो सके उसको सपोर्ट करने के लिए, और मेटाबॉलिक चेंजेस में मदर को मेंटेन करने के लिए, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास का कौन सा पार्ट? ईपीब्लास्ट क्या बना देगा? इम्ब्रायो। यानी कि देखिए, जो इनर सेल मास है वही इम्ब्रायो बनाएगा। इनर सेल मास का कौन सा पार्ट इम्ब्रायो बनाएगा? ईपीब्लास्ट। इनर सेल मास में दो पार्ट होते हैं, ईपीब्लास्ट बाहर में और हाइपोब्लास्ट अंदर में। हाइपोब्लास्ट विल डीजनरेट, लेकिन ईपीब्लास्ट क्या बनाएगा? इनर सेल मास का वो इम्ब्रियो बना देगा, वही बना देता है जर्म लेयर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? जर्म लेयर्स भी कौन बनाएगा? ईपीब्लास्ट। ईपीब्लास्ट किसका पास है? इनर सेल मास का। क्या इनर सेल मास में स्टेम सेल्स हैं? आप बोलोगे यस, स्टेम सेल्स हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा कि प्लेसेंटा कौन बनाएगा, आपका आंसर होगा ट्रोफोब्लास्ट। इज दिस क्लियर और नॉट? इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन the inner cell mass या embryo differentiates into outer layer ectoderm and inner layer endoderm. A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. Very very important. पहले ectoderm endoderm बनता है और mesoderm बाद में उन दोनों के बीच में आता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या ectoderm, endoderm और mesoderm ये तीनों germ layer एक ही बार बन जाते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं।
पहले कौन बनेगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बाद में कौन बनेगा, मीजोडर्म। इसीलिए पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसके बाद इवोल्यूशन होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि मीजोडर्म बाद में आता है ना। डिप्लोब्लास्टिक में याद करो मीजोडर्म नहीं था, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म लेयर आया था, है ना। हमारे पास चार प्रकार के टिश्यूज होते हैं। एक इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू कौन से जर्म लेयर से ओरिजिनेट करता है, तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट करेगा, एक्टो, मीजो और एंडो। उसके बाद से मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल, और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्मल। इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो मैंने आपको नहीं बताना जरूरी समझा, है ना, यहाँ क्योंकि एनिमल किंगडम में वो और टिश्यू में एक्चुअली वो मैंने बताया है, अभी इसमें पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पे, मैं बताऊंगी कभी। दीज थ्री लेयर्स गिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल बता ही देती हूँ, नर्वस टिश्यू में जो आपका माइक्रोग्लियल सेल है ना, एक प्रकार का सेल होता है माइक्रोग्लियल सेल। ये माइक्रोग्लियल सेल जो नर्वस सिस्टम में है वो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, बाकी नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। उसके अलावा जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, लेकिन आइरिस और सिलियरी मसल जो होते हैं आंख के, दे आर व्हाट, दे आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, ये मुझे वैसे बताना नहीं था अभी, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। अब देखो यहाँ पे these three layer give rise to all the tissues in adults. It need to be mentioned here that inner cell mass contains certain cells जिसको stem cells बोलेंगे, which have the potency to give rise to all the tissues and organs. What are the major features of embryonic development at at various months of pregnancy? The human pregnancy lasts 9 months. We know that. Do you know for how months pregnancy lasts in dogs? Yes, we know. Dog में 2 महीना, elephant में 18 to 22 months, cats में भी approximately 2 months, rabbit में 1 month, elephant में बता दिया ना 18 to 22 months तक हो सकता है। Yes or no? buffalo में 10 months होता है। फाइंड आउट बता दिया मैंने। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रायोज हार्ट इज फॉर्म्ड, प्लीज रिमेंबर, है ना। और फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप, या एक और डिवाइस होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉन डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस, समझ में आया, उससे भी सुन सकते हैं। यानी पहले मंथ के लास्ट में या खत्म होते होते हार्ट बन जाता है फीटस का, जिसको आला के थ्रू, आला बोलते हैं हिंदी में, या इस स्टेथोस्कोप से हम उसको सुन सकते हैं। बाय एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राई मतलब 3, मेस्टर मतलब मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 months, 3 months में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड। समझ में आया कि नहीं, 3 महीना होते होते जो मेजर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो वेल डेवलप हो गए हैं, और बच्चा अच्छी पकड़ बना लिया है यूट्रस के अंदर। इसीलिए 3 months के बाद अगर अबॉर्शन करवाने के लिए जाते हैं तो वो थोड़ा रिस्कियर हो जाता है। 3 महीने से पहले अगर अबॉर्शन करवाते हैं तो वो सेफर होता है। और जो 3 month शुरू शुरू के होते हैं, है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो भी मेजर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सबका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किस समय हो रहा है, इसी 3 महीने में हो रहा है। इसी 3 महीने में मेजर ऑर्गन सिस्टम है जो बन जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस और वल्वा मेल और फीमेल में रिस्पेक्टिवली वो भी बन जाता है। और ये 3 months को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं। इस 3 महीने में जो है वो बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है फीमेल को, प्रेग्नेंट वुमेन को। उसको बिल्कुल इधर उधर फालतू चीजें कंज्यूम नहीं करनी है, जैसे ड्रग्स अल्कोहल ये सब नहीं करनी है, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज कंज्यूम नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, है ना, क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलियर ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नीट का, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month। 5वें महीने में, पहले महीने में क्या हुआ, हार्ट बना, दूसरे महीने में क्या हुआ, लिम्स और डिजिट्स डेवलप हुए, तीसरे महीने में क्या हुआ, मेजर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप हुआ, 5वें महीने में क्या हुआ, सर पे बाल आ गया। और क्या हुआ, जब फीटस जो है पहली बार थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शो करना शुरू किया। आपने देखा है ना 3 इडियट्स मूवी, 3 इडियट्स मूवी में ऑल इज वेल बोलता है तो वो बच्चा लात मारता है ना, वो बोलता है लात मारा, तो वो फर्स्ट फीटल मूवमेंट कब शुरू होगा, 5th month में, अंडरस्टूड। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, 24 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड,
उस समय बॉडी जो है वो फाइन हेयर्स से भर जाता है। वो जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो बाद में शेड हो जाते हैं, उस छोटे हेयर्स को बोलते हैं लैन्यूगो। अंडरस्टूड। आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, आई लैशेस बनेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ 9 months जो फीटस है वो इज रेडी फॉर डिलीवरी। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज पार्चुरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, और दूध पिलाना, दैट इज लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या है? इट इज द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन का जो समय है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस में 9 months का होता है। विगरस यानी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन या डिलीवरी ऑफ द बेबी। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? क्या इसको सिर्फ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा? नहीं। क्या एंडोक्राइन करेगा? अकेले नहीं, दोनों लोग मिलके करेंगे। तो पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, यानी इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोनल सिस्टम, दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। कैसे? जब फीटस 9 months का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ सरकने लगेगा, सर्विक्स के पास आएगा और वहां पर मूवमेंट होगा फीटस का। फीटस के मूवमेंट की वजह से कुछ न्यूरल सिग्नल जनरेट होंगे, and that will signal will be actually sent to the posterior pituitary of the mother। अब मदर के posterior pituitary के पास जब वो सिग्नल गया तो posterior pituitary मदर का रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन, जो कि बर्थ करवाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन वो भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इसके अलावा और भी कई हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं पार्चुरेशन में, सबका रोल मैंने आपको समझाया भी है। मैंने पार्चुरेशन लैक्टेशन सब पे पूरा अच्छे से वीडियो डाला, आप देखना। कॉर्टिसोल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, ये सब भी हार्मोन्स इन्वॉल्व है किसमें, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पार्चुरेशन में, डिलीवरी में। ऑक्सीटोसिन ये तो मेन हार्मोन ही है। उसके अलावा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा पार्चुरेशन के समय, एस्ट्रोजन भी होता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद रिलैक्सिन भी होता है। तो ये सब हार्मोन्स पार्चुरेशन में इन्वॉल्व है। प्रोलैक्टिन इज नॉट इन्वॉल्व, PRL दैट इज स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन, इट इज नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है बहुत बार एग्जामिनर का कि क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन पार्चुरेशन में इन्वॉल्व है? आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, अब जो सिग्नल है पार्चुरेशन का वो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है? दोनों लोगों से। कौन कौन से? फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा ऑफ द मदर, प्लेसेंटा ऑफ द मदर, और उससे थोड़ा सा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। शुरू शुरू में लेबर पेन होगा, वो थोड़ा सा होगा, बहुत तेजी से नहीं होगा, उसको बोलेंगे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या लेबर पेन, और उसको क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ये बार बार AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स सिर्फ फुल्ली डेवलप्ड फीटस देगा? आप बोलोगे नहीं। क्या प्लेसेंटा ऑफ द मदर अकेला देगा? आप बोलोगे नहीं। तो कौन देगा? दोनों मिल के देंगे। इज दिस क्लियर? दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल, कौन से यूट्रस के कौन से मसल पे? याद करो, मायोमेट्रियम है ना, जो बीच वाला लेयर था यूट्रस का उसको मायोमेट्रियम बोल रहे थे, और वो स्मूथ मसल का बना हुआ होता था, है ना। उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, किसके लिए बताओ? ऑक्सीटोसिन के लिए। और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, और ज्यादा एस्ट्रोजन की वजह से रिसेप्टर का जो नंबर है ऑक्सीटोसिन पे वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन विल बाइंड टू दीज रिसेप्टर्स, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन बाइंड करेगा उतना ज्यादा मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोमेट्रियम का। यानी ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब कि एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट का और ज्यादा स्टिमुलेशन हो जाना, यानी ऑक्सीटोसिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो यूट्रस का ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यूट्रस का ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज ज्यादा होगा। और ये तब तक होगा जब तक कि बच्चा जो है वो सर्विक्स और वेजाइना से बाहर ना निकल जाए, बर्थ कैनाल से बाहर ना निकल जाए। इज दिस क्लियर? देखिए, oxytocin acts on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. This stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin, okay,
secretion continues resulting in stronger and stronger contraction. This leads to expulsion यानी डिलीवरी हो जाएगी बेबी की थ्रू द बर्थ कैनाल. बर्थ कैनाल कौन बना रहा है? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, और इसी को बोलेंगे पार्चुरेशन. Soon after the infant is delivered, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई, the placenta is also expelled out of the uterus. प्लेसेंटा यूट्रस के बाहर निकल जाएगा. What do you think the doctor inject to induce delivery? डॉक्टर्स क्या देते हैं डिलीवरी इंड्यूस करने के लिए? ऑक्सीटोसिन का ही सिंथेटिक फॉर्म देते हैं. उसका क्या नाम है? पिटोसिन. समझ में आ रहा है? पिटोसिन देते हैं, क्योंकि अगर मान लो फीमेल में ऑक्सीटोसिन नेचुरली कम प्रोड्यूस हो रहा है तो पिटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि डिलीवरी हो सके. इसका यूज है, ये पिटोसिन का ये यूज है. लेकिन कई बार लोग इसका मिस यूज भी करते हैं. कैसे? जैसे जो गाय भैंस को अगर दूध निकालना होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर मिल्क इंजेक्शन. दूध को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है. तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का या पिटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं कैटल्स में, काउज में, बफेलोज में, और दूध निकाल लेते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं उनसे? जो कि उसका डिसएडवांटेज है, मिस यूज है. The mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation. Yes or no? लैक्टेशन के समय अभी 6 मंथ्स मैक्सिमम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, और प्रेगनेंसी के समय 9 मंथ्स नहीं होगा. तो एक बार अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो 15 महीने तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा. दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न. द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल, शुरू का जो दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, विच इज हाईली रिच इन प्रोटीन बट नो फैट. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए एंटीबॉडी होता है. ये एक सिक्रेटरी एंटीबॉडी है जो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. कैसा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है अगर रेडीमेड एंटीबॉडी खुद से मिल जाए. तो यहाँ पे हम एंटीबॉडी ही तो दे रहे हैं बच्चे को. और कोलेस्ट्रम 6 मंथ्स तक यू कैन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को. कितने समय तक इफेक्टिव होता है? 6 मंथ्स तक. आईजीए कितने समय तक इफेक्टिव होता है? 6 मंथ्स तक. समझ में आया कि नहीं? पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसा इम्यूनिटी है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज या प्री फॉर्म्ड पहले से बना हुआ एंटीबॉडीज हम लोग क्या करते हैं, इस क्या बोलते हैं, किसी पर्सन को देते हैं. अंडरस्टूड? which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctors for bringing up a healthy baby. तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी. यस और नो? समरी जो है ये आपका होमवर्क है. ठीक है, समरी आप पढ़ के आओगे. ये बड़ा इजी है. अब मैंने दोनों आपको पढ़ा दिया तो आप समरी करके आओगे. इज दिस क्लियर? ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे? सेक्सुअली. Humans are what? Viviparous. Fertilization in human is internal. Male and female gametes कैसे होते हैं? हैप्लॉइड. जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड. यस और नो? ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी. अगर ये चीजें समझ में आई हैं, ठीक है, और मेरे इस पे ट्रस्ट करो और मेरे जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो एक बार जाकर देखो. ठीक है, आपको जरूर बहुत कुछ उससे नॉलेज मिलेगी, गेन होगा. और नोट्स बनाओ, है ना? जो मैं लिख रही हूँ मैं आपको साथ में लिख लिख के पढ़ा रही हूँ, उसको नोट्स बनाओ आप साथ में. ठीक है, तभी जाके मुझे समझ में आएगा. और मैं इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बना के भी डालने वाली हूँ जल्दी ही. देखते हैं कब बना के डाल पाती हूँ, है ना? ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओगे, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही मुझे तुम्हारा मोटिवेशन मिलेगा. मुझे ये लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.